सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। बेटा, आपको पता है सुरक्षा के जो नियम हैं उनका हमें पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने हाथ समय समय पर धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं, और जब हम बाहर जाते हैं तो हमें उचित दूरी बना कर रखनी है और हमेशा मुंह पर मास्क लगा कर जाना है। ठीक है बेटा, तो आगे आज का हम अपना विषय स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है गिल्लू। गिल्लू पाठ एक महादेवी वर्मा जी के द्वारा एक संस्मरण है। गिल्लू एक गिलहरी से संबंधित संस्मरण है। इसका सारांश इस प्रकार से है। गिल्लू की स्मृति। लेखिका के घर में सोन जूही का पौधा है। उसमें एक पीला फूल आया है। उसे देखकर लेखिका के मन में अचानक से गिल्लू की याद ताज़ा हो जाती है। गिल्लू इसी की सघन हरियाली में छिपकर बैठा करता था, परंतु आज तो वो मर चुका है। पुराने दिनों की बात है। एक दिन महादेवी ने देखा कि बरामदे में 2 कौवे कुछ खेल सा खेल रहे हैं। जाकर देखा तो पता चला कि वे गमले और दीवार के बीच फंसे एक गिलहरी के नन्हे से बच्चे पर चोंच मार रहे हैं। महादेवी ने उन्हें हटाया। गिलहरी का बच्चा गमले से चिपटा पड़ा था। उसके बचने की आशा नहीं थी। महादेवी ने घायल बच्चे को उठाया, उसके घावों पर पेनिसिलिन का लेप लगाया। उन्होंने उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की। तीसरे दिन वह स्वस्थ हो गया। वह लेखिका की उंगली को अपने नन्हे पंजों में पकड़कर इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसकी झब्बेदार पूंछ घनी हो गई और चमकीली आंखें सबको हैरान करने लगी। तभी उसका नाम रखा गया गिल्लू। उसे फूल की डालियों में रुई बिछाकर जगह दे दी गई और डालिया को तार पर लटका दिया गया। वह 2 वर्षों तक वहीं झूलता रहा और कांच के मनकों जैसी आंखों से इधर उधर देखता रहा। गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था। जब वह कुछ लिखने बैठती तो वह सर्र से पर्दे पर चढ़ता उतरता। तब लेखिका उसे पकड़कर एक ऐसे लंबे लिफाफे में बंद कर देती जिसके आगे वाले भाग में से गिल्लू के पंजे और सिर निकल आते थे। ऐसी स्थिति में वह बाहर के क्रियाकलाप देखता रहता था। गिल्लू के जीवन में पहला वसंत आया। कुछ गिलहरियां खिड़की की जाली के आसपास आकर चिक-चिक करने लगी। गिल्लू भी प्यार से बाहर झांकने लगा। महादेवी ने उसकी जाली का एक कोना खोलकर उसे जाने का मार्ग दे दिया। उसने मुक्ति की सांस ली। महादेवी जब भी अपना कमरा खोलकर अंदर आती थी, गिल्लू उसके सिर से पांव तक दौड़े लगाने लगता था। यह उसका रोज का क्रम बन गया था। अब गिल्लू अपने साथियों के बीच जाकर उनका नेता बन गया था। वह दिन भर पेड़ों की डालियों पर उछलता कूदता रहता था। ठीक 4 बजे वापस अपनी जाली में आ जाता था। उसमें लेखिका को चौंकाने की इच्छा जाग गई थी, इसलिए वह कभी फूलदान में छिप जाता था तो कभी पर्दे की चुन्नट में। महादेवी के घर में अनेक पशु पक्षी थे। सभी का लेखिका से लगाव भी था, किंतु गिल्लू को छोड़कर और कोई महादेवी की थाली में खाना नहीं खा सका। पहले वह थाली में ही आ बैठता था। महादेवी ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वह बड़ी सफाई से एक एक चावल उठाकर खाता और काजू कुतरता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। यदि उसे काजू ना मिलता तो वह अन्य खाद्य पदार्थ भी नहीं खाता था। एक बार मोटर दुर्घटना से घायल होकर महादेवी को अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों गिल्लू ने अपना प्रिय खाद्य काजू भी नहीं खाया। उसे दिए गए सारे काजू उसकी जाली में पड़े हुए मिले। जब महादेवी अस्वस्थ होकर घर रही तो वह महादेवी के सिरहाने पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से
उसके सिर और बालों को सहलाता था, मानो वह कोई परिचारिका हो। गर्मियों में वह सुराही से चिपककर महादेवी के पास बना बैठा रहता था। गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष लंबा होता है। अंतिम रात आने पर गिल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया था। रात को वह अपने झूले से उतरकर महादेवी के बिस्तर पर आ गया। उसने महादेवी की वह उंगली पकड़ ली जिसने बचपन में उसे बचाया था। उसके पंजे ठंडे हुए जा रहे थे। महादेवी ने गर्मी देने के लिए हीटर जलाया, परंतु सुबह होने पर वह प्राण छोड़ चुका था। अब गिल्लू का झूला उतार दिया गया था, परंतु खिड़की की जाली पर अब भी कुछ गिलहरियां आती थी। वे न जाने क्या चिकचिक करती रहती हैं। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई है। यही लता गिल्लू को बहुत पसंद थी। तो बेटा हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आगे हम इससे दूसरा पाठ स्मृति, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। स्मृति पाठ श्री राम शर्मा द्वारा रचित एक पाठ का सारांश मैं आपको सुना रही हूँ। स्मृति भयानक रस का सनसनीखेज पाठ है, यानी इसमें भयानक रस भरा हुआ है। सन 1908 की बात है। सर्दी बहुत भीषण थी। शाम के 3-4 बजे थे। लेखक 11 वर्ष का था। वे अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि बड़े भाई का बुलावा आ गया। छोटा भाई साथ था। उसे डर लगा कि घर में मार पड़ेगी, किंतु नहीं। बड़े भाई ने हाथ में 3 चिट्ठियां देकर कहा कि इन्हें मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। हवा ठंड में कंपकपी पैदा कर रही थी, इसलिए दोनों भाइयों ने कानों पर धोती बांधी। लेखक ने चिट्ठियां टोपी के नीचे रखी और डंडा लेकर भाई के साथ चल दिया। वह अपने डंडे से कई सांपों को मार चुका था, इसलिए उसे डंडे का बहुत अधिक सहारा था। दोनों उछलते कूदते 4 फरलांग की दूरी पार करके उस कुएं तक पहुंच गए जिसमें एक काला सांप पड़ा हुआ था। लेखक अपने स्कूल के साथियों के साथ कुएं में पड़े हुए सांप पर ढेला जरूर मारा करता था। ढेला लगते ही सांप फुसकार उठता था। इस खेल से उसे तथा उसके साथियों को बहुत आनंद आता था। जैसे ही कुआं सामने आया, लेखक के मन में सांप की फुसकार का मजा लेने की बात आ गई। उसने ढेला उठाया और टोपी को उतारते हुए कुएं में फेंक दिया, परंतु ओह, टोपी के नीचे रखी 3 चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। ये तो बहुत जरूरी थी। लेखक के होश गुम हो गए। उसे भाई की पिटाई का डर था। दोनों रोने लगे। लेखक को मां की सांत्वना की याद आ गई। या लगा कि घर जाकर भाई को झूठ बोल दें। 15 मिनट तक सोचता रहा। भाई की पिटाई का डर सामने था और जिम्मेदारी की भावना भी थी। लेखक ने निर्णय लिया कि वे कुएं में घुसकर सांप को मार डालेगा तथा चिट्ठियां उठा लेगा। भयंकर निर्णय था। छोटा भाई रोने लगा, परंतु उन्होंने अपनी अपनी धोतियां उतारी। कानों पर ढकी धोतियां भी उतार दी। उन्हें एक दूसरे के साथ बांधा तथा उसमें रस्सी बांधकर काफी लंबा कर लिया। अब एक सिरे पर डंडा बांधकर कुएं में लटका दिया, दूसरे सिरे पर चरसपुर की लकड़ी के साथ लपेटकर बांध दिया। उसका सिरा छोटे भाई को पकड़ा दिया। लेखक कुएं में उतरा। छोटा भाई रोने लगा। लेखक ने उसे भरोसा दिलाया कि पहले भी उसने कई सांप मारे थे। लेखक धोती पकड़कर नीचे उतरा। अभी वह धरातल से 4-5 फुट ऊपर ही था कि उसे फन फैलाए लहराता हुआ सांप दिखाई दिया। वह घातक आसन में बैठा हुआ फुसकार रहा था। लेखक बीचों बीच उतर रहा था। डंडा नीचे लटक रहा था। कुएं का धरातल अधिक चौड़ा नहीं था, इसलिए उसे मारने के लिए नीचे उतरना जरूरी था। उसे
अपना पांव सांप से कुछ ही फुट की दूरी पर रखना पड़ता। एकाएक उसने अपने पांव को कुएं की बगल पर टिका दिया, जिससे मिट्टी नीचे गिरी और सांप फुसकार कर लेखक के पांव दीवार से हट गए। थोड़ी देर में उसने अपने पांव सांप के सामने धरातल पर टिका दिए। अब दोनों आमने सामने थे, एक दूसरे को देख रहे थे। सोचा कि वह स्वयं आक्रमण नहीं करेगा। समस्या यह थी कि नीचे इतनी खुली जगह नहीं थी कि डंडे को घुमाया जा सकता। बस अब एक ही तरीका था कि सांप को कुचल डाला जाए, परंतु यह खतरनाक था। लेखक ने देखा कि चिट्ठियां नीचे पड़ी थी। उसने डंडे से चिट्ठी को सरकाना शुरू किया। सांप ने अपना फन पीछे कर लिया, परंतु जैसे ही डंडा चिट्ठी के पास पहुंचा, सांप ने डंडे पर जोर से डंक मारा। डर के मारे लेखक के हाथों से डंडा छूट गया। वह खुद भी उछल पड़ा। उसने देखा कि डंडे पर 3-4 जगह डंक के निशान लगे हैं। यह संघर्ष सुनकर ऊपर खड़े भाई की चीख निकल गई। उसने सोचा कि लेखक का काम तमाम हो गया। अगली बार लिफाफा उठाने पर सांप वार करने के साथ साथ डंडे से लिपट गया। लेखक ने सहम कर डंडा अपनी ओर खींच लिया। उसके हाथ सांप को उसका हाथ छू गया। वह बहुत ठंडा था। अचानक उसने डंडे को परे पटक दिया। इस बीच उसने चिट्ठियां उठाने का अवसर मिल गया। उसने चिट्ठियां धोती से बांध दी। अब प्रश्न यह था कि डंडा कैसे हाथ आए। सांप फन निकाले बैठा था। लेखक ने कुएं की मिट्टी को दाईं ओर फेंका। सांप उस पर झपटा। लेखक ने बाईं ओर डंडा झपट लिया। सांप ने पलटकर वार किया। बीच में डंडा होने के कारण लेखक बच गया। अब ऊपर चढ़ना आसान था, परंतु हाथों के सहारे 36 फीट ऊपर चढ़ना कठिन था। लेखक हाथों के सहारे 15 से 20 फुट ही चढ़ सकता था, परंतु वह जैसे तैसे चढ़ गया। बाहें भर गई, छाती फूल गई, धौंकनी धक धक कर रही थी। ऊपर आकर कुछ देर तक वह बेहाल पड़ा रहा। एक लड़के ने यह सब देख लिया था। लेखक ने उसे सावधान किया कि वह यह घटना किसी को न बताए। सन 1915 में लेखक ने यह घटना अपनी माँ को सुनाई तो उसने भरी आंखों से उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तो बेटा, ये स्मृति पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। बाकी हम अपना जो भी पाठ है इसके बारे में हम जूम कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।